वहीं जब वो ये शब्द कहती है तो उसके साथ में ही नंदिनी का तो यहाँ पर जल भुनकर पूरी तरह से राख हो चुका था। अरे कुछ भी, जो भी हुआ हो वो मेरे को नहीं पता। उसके साथ में ही वो कहती है, क्या 140? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बात कुछ ऐसी थी कि जो उसके पिताजी थे, जो यहाँ के राजा थे, वो भी लास्ट टाइम में 137 धागों को ही एब्जॉर्ब कर पाते थे। लेकिन ये देखना कि 140 धागे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। वास्तव में अब यहाँ पर पता चला कि प्रिंसिपल गजानन इतने ज्यादा अच्छे टीचर क्यों थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले से उसको सर्वोच्च ग्रेड की एक भट्टी का निर्माण कर दे दिया था। वहीं अब नंदिनी अपना मुंह फुला लेती है। वास्तव में यहाँ पर ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चरण माना जाता था, एक भट्टी को बनाना, क्योंकि एक बार एक भट्टी बन गई और वो भी बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड की, तो उसके बाद में यहाँ पर आगे आने वाला फ्यूचर उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर जो नंदिनी थी वो बहुत ज्यादा जल रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो रम्या थी उसको समझाती है, नंदिनी तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे पिताजी है ना, उन्होंने भी यहाँ पर शायद कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारे लिए किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं है, वो शायद तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते होंगे। जो यहाँ पर रम्या थी वो अपने दोस्त को समझाती है। वो जानती थी कि अभी नंदिनी के दिल के ऊपर क्या बीत रही थी। आखिरकार उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल गजानन से हटाकर उसको एक नॉर्मल से टीचर का एक स्टूडेंट बना दिया जाएगा। हाँ, अगर उसको भी ऐसा कुछ कहा जाता तो वास्तव में वो तो वहीं पर ही मर जाती, शायद वो वहीं पर ही कूद कर यहीं पर चली जाती। वो वहां पर उसके टीचर स्टूडेंट तो बन नहीं सकती थी। तो उसकी बात सुनने के बाद में नंदिनी अपने दिल को थोड़ा समझाती है और कहती है, हाँ ठीक है रम्या, मुझे चलना चाहिए, मुझे शायद यहाँ पर थोड़ा सा आराम करना होगा। तो उसकी बात सुनने के बाद में जो रम्या थी वो कहती है, हाँ हाँ नंदिनी, अपना ध्यान रखना, और हाँ अपनी भट्टी को बनाने में अपनी पूरी दिलो जान लगा देना। उसके बाद में वो वहां से चली जाती है। वो ज्यादा देर वहां पर रुकना नहीं चाह रही थी। उसके बाद में जल्द ही वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो घर की तरफ जा रही थी और वो घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर सलाहकार देव खड़े हुए थे, जो वहां पर उसके महल की तरफ से ही आए हुए थे। उसको वहां पर आते हुए देख कर जो सलाहकार देव था वो थोड़ा सा नीचे झुकता है और कहता है, मिस मैं आपका यहाँ पर ग्रीट करता हूँ। और इतना कहने के बाद में वो कहता है, महाराज ने आपके लिए, आपकी भट्टी को बनाने के लिए आपके कुछ खून की बूंदें भेजी है। ये किंग युआन जानवर का खून है। वहां पर वो उससे कहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसके साथ में नंदिनी की यहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये तो लिंग युआन जानवर के खून से ही बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा महंगा खून है, जहाँ पर उसकी कीमत 1 लाख होती थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, हाँ हाँ मिस, बात कुछ ऐसी कि हमने इसको यहाँ पर टोटल 3 लाख सोर्स सिक्कों के अंदर खरीदा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नंदिनी ये शब्द सुनती है तो उसके साथ में उसके तो फेफड़े बाहर निकलने लगते हैं। क्या 3 लाख सोर्स सिक्के? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? वास्तव में 3 लाख सोर्स सिक्कों के बारे में सोचकर तो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, क्योंकि 5-4 सोर्स सिक्के भी अकेडमी यहाँ पर विपिन को देने के लिए बहुत ज्यादा कतरा रही थी। लेकिन 3 लाख उसके लिए खर्च किया गया था। लेकिन वो थोड़ी सी खुशी को दबाते हुए कहती है, ये ठीक है सलाहकार देव, लेकिन मेरे पिताजी आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? क्या अब वो वास्तव में इस खून को लेकर वो टीचर के पास में जाकर मेरी मदद करवाना चाहते हैं भट्टी बनाने के लिए? आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है? तो उसके साथ में वो कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। इसी वजह से बात कुछ ऐसी है कि जो महाराज है उन्होंने पहले से इसके बारे में इंतजाम कर रखा हुआ है। और उन्होंने बताया, बात कुछ ऐसी है कि महाराज को शायद इसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें विपिन को कुछ खुश करना था। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आपको वहां पर नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? तो उसकी बात सुनने के बाद में वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि आपको यहाँ पर इस बीस्ट के खून का यूज नहीं करना है, महाराज ने आपके लिए कुछ और भेजा है। जब यहाँ पर नंदिनी इसके बारे में सुनती है तो उसके साथ में वो थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। बात कुछ ऐसी थी कि वो ये जानती थी कि किंग युआन जानवर के खून का अगर वो यूज करती है अपनी भट्टी को बनाने के लिए, और वो भी टीचर विपिन के साथ में, तो शायद उसके खून की बूंदे पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। आखिरकार कोई अच्छी सी अच्छी चीजें भी किसी शेफ को दे दो जो बिल्कुल नालायक हो, अगर वो उसका खाना ढंग से नहीं बना पाएगा तो सब चीजों का यूज करने का मतलब क्या रह जाएगा? इसी के बदौलत यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चिंतित लग रही थी। लेकिन वो कहती है, लेकिन मुझे क्या नाटक करना होगा? तो वहीं सलाहकार देव कहते हैं, महाराज ने कहा है कि हमें यहाँ पर टीचर विपिन को बिल्कुल भी निराश नहीं करना है, हमें यहाँ पर उनकी इज्जत बचानी होगी।
आपको कल नाटक करना होगा जैसे कि आप यहाँ पर एक भट्टी बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसके बाद में शायद यहाँ पर टीचर विपिन की इज्जत बच जाए और उनका यहाँ पर हंसी का पात्र नहीं बनाया जाए। और रही आपकी भट्टी को बनाने की बात, तो पहले से महाराज ने आपके लिए ये जो बीस्ट है ना, उसका खून तैयार कर रखा हुआ है। वो बाद में आपकी मदद कर देंगे आपकी भट्टी को जगाने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए आपको नाटक करना होगा। तो उसकी बात सुनने के बाद में नंदिनी अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार वो महाराज की बेटी थी और वो हर रोज ऐसे नाटक तो देखा करती थी, तो इसी वजह से आराम से वो इस चीज को कर सकती थी। वहीं जब यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ एक शांत होल था, उसके बीचों बीच एनर्जी की प्रवाह चल रही थी। वहीं पर ही हर्षित भी बैठा हुआ था, लेकिन उसी बीच अचानक से वहां पर एक लड़का आता है। ये कोई और नहीं, ये अमित था। वो भागता हुआ आता है और कहता है, यंग मास्टर हर्षित, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो देखिए आपकी बहन के साथ में बहुत ज्यादा गलत होने जा रहा है। उस आवाज को सुनते हुए हर्षित अपनी साधना से उठ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है? मेरी बहन को क्या हुआ? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो उसको सारी स्टोरी बता देता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या चल रहा है। तो उसकी बात सुनते हुए हर्षित की आंखों के अंदर ज्वाला उमड़ पड़ती है। क्या विपिन? वो विपिन क्या वो टीचर बन गया है? और क्या वास्तव में मेरी बहन उसकी एक स्टूडेंट है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आखिरकार हर्षित पहले ही लास्ट बार ये देख चुका था कि विपिन को तो सोर्स ऊर्जा और सोर्स पूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो कैसे उसकी बहन की मदद कर सकता था एक भट्टी को बनाने में और प्रज्वलित करने के लिए। इसी वजह से हर्षित का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार वो बंदा मेरी बहन को यहाँ पर नीचा दिखाना चाहता है और अपना स्टूडेंट बना लिया। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो हर्षित था वो पहले विपिन के बारे में बहुत अच्छा सोचता था। आखिरकार उसने कल उसकी शायद बहन की मदद की थी उसको उस राउंड के अंदर जिताने के लिए, इसी वजह से। लेकिन अमित की वो बातें सुनने के बाद में तो उसका गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। वहां पर उसको ऐसा करते हुए देखकर जो अमित थी उसकी आंखें यहाँ पर पूरी तरह से चमक चुकी थी। आखिरकार वो नंदनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, लेकिन उस बंदे की इतनी हिम्मत कि वो बीच में आए और उसके हाथों के अंदर से वहां नंदनी, रमिया और मनीषा को लेकर चला जाए। ना भाई ना, ऐसा वो नहीं होने दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है, कल हम उसको एक अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स को बता दो, कल हम सभी वहां पर जाकर उसका लेक्चर लेने वाले हैं और उसको मैं सभी के सामने शर्मिंदा करूंगा, उसको एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। उसकी वो बात सुनने के बाद में अमित भी अपना सिर हिला देता है। वास्तव में ये प्लान कारगर कर चुका था। वो वहां पर ये तो चाह रहा था कि वो विपिन को पूरी तरह से नष्ट कर दे। वहीं जब ये सारी प्लानिंग चल रही थी कि एक तरफ नंदनी नाटक करने के लिए तैयार थी, एक तरफ मनीषा उसकी इज्जत उतारने को और हर्षित उसकी जान लेने को, वहीं विपिन उन सभी से बेखबर अच्छी एक छींक मारता है। उस चीज के बारे में कहता है, क्या हुआ? आखिरकार मुझे कौन याद कर रहा है? मेरे को ऐसा लगता है मेरी दोनों बीवियां मेरे को याद कर रही है। नहीं, मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर कोई और भी। यहाँ पर विपिन चीखते हुए कहता है, लेकिन वो अपनी चीख को साइड में रख देता है और कहता है, अभी के लिए मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। मुझे कल मनीषा और नंदिनी की मदद करनी है उनके सोर्स पूल और भट्टी को एक्टिवेट करने के लिए। सोर्स पूल तो उनका एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अब भट्टी बनानी होगी। भट्टी बनाने के लिए मुझे कुछ करना तो होगा ही। लेकिन ये सब कुछ करते हुए वो सोच रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, उसे थोड़ा सा ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन यही करते हुए अचानक से वो अपने साइड में बैठा हुआ प्यारा सा मोटा सा गोलू मोलू नया कालिया, जो यहाँ पर विपिन को अपनी ओर देखते हुए देख पूरी तरह से डर चुका था, उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। उसको लगने लगा था कि फिर से आज उसकी यहाँ पर तंदूरी बनने वाली है या उसकी कोई टांग को काट लिया जाएगा। वो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, तो उसको भागता हुआ देख कर विपिन जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कान को पकड़ लेता है और कहता है, कालिया कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उसके बात सुनने के बाद में जो कालिया था वो हड़बड़ाने लगता है, यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसको चिल्लाते हुए देख कर विपिन कहता है, बस बहुत हुआ, ज्यादा ओवर एक्टिंग तुम मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे किसी पैर को खाने वाला नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनने के बाद में कालिया थोड़ी सी राहत की सांस लेता है और फिर से बैठ जाता है। और उसके बाद में विपिन को बड़े प्यार से देखने लगता है। उसकी आंखें अभी यहाँ पे बिल्कुल प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विपिन से कुछ अलग बातें सोचने की कोशिश कर रहा हो। तो उसको ऐसा करते हुए देख कर विपिन कहता है, कालिया क्या तुम यहाँ पर साधना करना चाहोगे? लेकिन जब विपिन वो शब्द कहता है तो कालिया पूरी तरह से हैरान रह चुका था। क्या
साधना और मैं, वो अपने सर हिला देता है। तो वही विपिन कहता है, अरे यार तुम मेरे घोड़े हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर साधना तो आनी चाहिए ना, और इसके अलावा कल मुझे अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस कर लूं। लेकिन प्रैक्टिस की वो बात सुनते हुए जो कालिया था वो धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगता है। तो विपिन फिर से उसको पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना, बस रुको यहीं पर ही, मैं यहाँ पर तुम्हारी भट्टी को जलाने में तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ, आखिरकार तुम समझते क्यों नहीं हो। लेकिन अब इसकी वो बात सुनने के बाद में कालिया को ये बातें अविश्वसनीय लगने लगी थी। वो एक नॉर्मल सा घोड़ा था जिसके अंदर ना तो कोई साधना थी, ना कोई सोर्स पूल एक्टिवेट किया गया था, ना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। तो वो कैसे यहाँ पर एक भट्टी को प्रज्वलित कर सकता था? क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा? लेकिन उसके साथ में ही जो कालिया था उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है।